सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में हम लोग चाइना के संविधान की बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस के हिसाब से हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जो 1982 का संविधान है उसकी विशेषताएं हमारे सिलेबस में है। और इस यूनिट से जो है जो जब हम चीन के संविधान की बात करेंगे तो अ, चीन का संविधान टॉपिक हमारा रहेगा। और वैसे तो देखिए आप लोग इसमें से आपके मर्जी के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट पहले भी बता दिए, उनको आप उनके हिसाब से आप लोग पढ़ लेना क्योंकि वो तो आपने पढ़ ही रखा होगा। लेकिन जो दो टॉपिक है ना, की टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो दो हैं इसमें से, जिनको मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। एक तो है 1982 के संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है और एक क्वेश्चन जो है साम्यवादी दल का बनता है, उसका संगठन कार्य और साम्यवादी दल किस प्रकार से स्ट्रांग है चाइना में। तो ये दो क्वेश्चन जो है मेरे सामने बनते हैं। और आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस को तो पढ़ना ही है। बाकी आपने जो पढ़ रखे हैं पहले से उनको आप लोग पढ़ते रहें। इस वीडियो में मैं इन दोनों टॉपिक्स को समझा देता हूँ, पॉइंट्स में इनके समझा देता हूँ। बाकी चीज़ें जो है बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चूँकि कल ही पेपर है तो मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए इन शॉर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और वही अराउंड 15 to 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा। देखिए पहले जब भी आप किसी संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करते हो ना, तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन जरूर दें। इंट्रोडक्शन से क्या आंसर प्रभावशाली हो जाता है। एक आध कोटेशन लिख दे किसी के, जैसे चीन के संविधान के बारे में क्या नेपोलियन ने क्या कहा था। तो नेपोलियन ने एक बहुत फेमस कोट किया था, यह एक सोया हुआ दानव है। मतलब देयर इज लाइज ए स्लीपिंग जेंट, यानी सोया हुआ दानव इसको कहा है। चीन को के बारे में ये कहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कि ये सोया हुआ दानव है, इसको सोने दो क्योंकि जब यह जागेगा तो संसार को हिला देगा। और यदि आप आज की डेट में बात करते हो तो चाइना, जिसको हम लोग ड्रैगन के नाम से जानते हैं, तो आप सब जानते हो कि उसकी विस्तारवादी जो नीतियां हैं, मतलब प्रसारवादी, उसको किस प्रकार से फिलहाल जो है चाइना बढ़ा रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हो। और चाइना जो है धीरे धीरे महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ। और हाल ही जनसंख्या देखो, जनसंख्या की दृष्टि से चाइना लंबे समय तक नंबर वन रहा, अभी रिसेंटली जो है दूसरे नंबर पर हो गया, भारत पहले नंबर पे आ गया। यानी चाइना की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ चीज़ें जो है इसकी इम्पोर्टेंट बन जाती है चाइना की। लेकिन चाइना की यदि हम लोग बात करें तो ये इस संविधान की, तो पहला जो है ना हमारा मेन चीज़ ये है कि जो शुरुआती जो चाइना का संविधान था उसमें कितनी चीज़ें शामिल थी वो उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो हमको सिर्फ पढ़ना है 1982 का संविधान, यानी नया संविधान, वर्तमान संविधान, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1982 का संविधान। तो ये आपको पढ़ना है और इसी की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। और एग्जाम में बहुत बड़ा ये है नहीं। देखिए 1976 में जैसे ही माओ त्से तुंग की मृत्यु हुई, तो चाइना में जो है पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विचार किया गया। और 4 दिसंबर, ध्यान रहे ये डेट जरूर आप लोग याद रखना, 4 दिसंबर 1982 को जो है नया संविधान जो है फॉर्म में आया, नया संविधान। और नया संविधान अंगीकृत कर लिया गया चाइना का। और कई चीज़ें इसमें शामिल की गई जिनको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि चाइना के संविधान की विशेषताएं क्या क्या थीं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इस संविधान में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। मतलब जो वैचारिक जो आधार था ना वो 3 चीज़ों का था। तो ये भी वैचारिक आधार, ये जरूर आप लोग नोट करना, क्योंकि चाइना के संविधान का वैचारिक आधार यानी आइडियोलॉजिकल बेस, वैचारिक आधार। तो 3 बेस थे। आप भले ही इनको डिटेल में मत लिखना, सिर्फ पॉइंट्स में लिख लेना, तो लेकिन फिर भी आंसर इफेक्टिव हो जाएगा, बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। देखिए एक तो मार्क्सवाद से प्रभावित था, ये मार्क्सिस्ट था, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था मार्क्स का। लेनिनवादी था, लेनिनवाद था इसमें।
और इसके साथ एक चीज़ और इसमें शामिल थी, वो थी माओवाद, यानी माओ त्सो तुंग से बहुत प्रभावित था, तो माओवाद। ये जो चीज़ें थी ना, देखिए मैं बार बार मैं एक तो मायो की जो किताब है द न्यू डेमोक्रेसी, इसको पूछा जा सकता है एक नंबर में, द न्यू डेमोक्रेसी, है ना, ये आप लोग ध्यान रखना। और एक लेलिन की बुक है जिसका नाम है द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन। और मार्क्स की जो बुक है दास कैपिटल। तो ये जो तीनों हैं इनको भी याद कर लेना, क्या पता कहीं पूछ ही ले, बाद में कहोगे कि सर ने बताया नहीं था, छोड़ दिया था। मैं विशेषताओं की बात करूँ, ये तो आधार हो गया इस संविधान का। विशेषताएं देखिए, इसमें एक तो 138 आर्टिकल है, ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, 138 आर्टिकल है, हमारी तरह 394 नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और 4 चैप्टर हैं, ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, सिर्फ अध्याय कितने 4 जो है इसके चैप्टर हैं। मैं सिर्फ फीचर्स की बात करूँगा और पॉइंट्स में बात करूँगा, आप लोग और उसके बाद जो है अपने हिसाब से उसकी आंसर राइटिंग कर सकते हो। देखिए, एक तो संक्षिप्त, यानी बहुत छोटा सा संविधान है, संक्षिप्त संविधान, यानी कॉन्क्रेंट है, बहुत बड़ा नहीं है। और लिखित निर्मित है, यानी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित एवं निर्मित। और भारत का भी ऐसा ही है, आप सबको पता है, लिखित एवं निर्मित। देखो, विशेषताएं तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, लिखित निर्मित। और इसके बाद एक और विशेषता है, मतलब ये जो है कंपैरेटिवली, यदि थोड़ा सा कठोर और फ्लेक्सिबल दोनों है, तो रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कठोरता के साथ नम्यता, ये हमारे में भी है और इनके में भी है, कठोरता के साथ नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी विद रिजिडिटी। जनतांत्रिक तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ, एक प्रकार से डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट, ये एक शब्द है, अजीब सा है, मैं थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। आप सब जानते ही हो, थोड़ा सा इस मामले में दिक्कत है। जनवादी लोकतंत्र तानाशाही, जनवादी लोकतंत्र तानाशाही। और यदि हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो जनवादी गणतंत्र, पीपल्स डेमोक्रेटिक जनवादी लोकतंत्र। देखिए, पॉइंट तो बेटा आपको याद करने ही पड़ेंगे, और आप लोगों ने मेरे सामने पहले भी पढ़ा होगा, मैं तो सिर्फ इनको समराइज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बहुराष्ट्रीय राज्य, मतलब इसमें राष्ट्रीयता बहुत है, मतलब जैसे अपने यहाँ सिर्फ नेशनलिटी एक ही है ना, इंडियन, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टी स्टेट कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, बहुराष्ट्रीय राज्य, बहुराष्ट्रीय राज्य, अपने यहाँ जैसे ये नहीं है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। बेटा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मुझे भी जो है टर्म्स में थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी सब्जेक्ट में नहीं है, बट पॉलिटिकल साइंस में जो है इंग्लिश की टर्म में थोड़े से इश्यूज हैं, एग्जैक्टली कई बार चीज़ों को मैं नहीं बता पाता हूँ। यूनिटरी शासन प्रणाली है, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, एकात्मक शासन प्रणाली है, अपनी तरह संघात्मक नहीं है, एकात्मक शासन प्रणाली है, यानी सेंटर बहुत मजबूत होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी फंडामेंटल राइट्स वहाँ दिए गए हैं। अब वो उनके पालन कितना होता है, दिस इज़ द अनदर मैटर, बट नागरिकों को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो मौलिक अधिकार भी हैं और मौलिक कर्तव्य भी हैं। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये सबको पता ही है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ की, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, हालांकि कैपिटलिस्ट की तरफ मूविंग है, अभी उधर मूव कर रही है, बट समाजवादी अर्थव्यवस्था है। राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है, लेकिन एक दलीय प्रणाली है। अब ये बहुत एक देखो, राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, लेकिन एक दलीय प्रणाली, आपको पता है एक ही दल है, साम्यवादी दल, एक दलीय प्रणाली। यानी कितना अजीब सा है कि व्यवहार में उन्होंने किसी को बनने नहीं दिया। अच्छा, एक जो संगठन है वो बहुत इसमें मायने रखता है, वो है सैन्य आयोग। और मेरे सामने एक जो है, कहीं आपसे इसको थोड़ा सा चाहो तो पढ़ लेना सैनिक आयोग को, क्योंकि चाइना के सैनिक आयोग को कई बार एग्जाम्स में जो है अलग से पूछ लेता है ना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग में बेटा कुछ इश्यूज़ तो मेरे साथ रहते ही हैं, मैं
टाइम भी कंज्यूम होता है। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आप लोग के साथ बहुत कम समय में ज़्यादातर चीज़ें शेयर करूँ। केंद्रीय सैनिक आयोग, तो सेंट्रल जो है इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, तो केंद्रीय सैनिक आयोग। ये हो गया। और इसके बाद जो है राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। देखिए राष्ट्रपति का पद वहाँ पे रहता ही है, तो राष्ट्रपति के पद की पुनर्स्थापना जो है की गई 1978 में, क्योंकि 1978 में इसको समाप्त कर दिया था, तो 1982 में इसको पुनः रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। और विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख, विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख है इसमें, और एक जो है न्यायपालिका के अधीन स्थिति है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती हैं इस संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को। और एक क्वेश्चन तो ये यहाँ से बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। और अगला जो क्वेश्चन इस यूनिट से या इस चैप्टर से बनता है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, इसका स्ट्रक्चर और रोल। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पर मेरे सामने आएगा कि साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी और उसका विकास कैसे हुआ, और उसकी उसकी एक प्रकार से उसका संगठन क्या होता है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से रीड करना, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है ये जो एग्जाम में जो है साम्यवादी दल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका प्रभाव जो है ना साम्यवादी दल का, द कम्युनिस्ट पार्टी रोल एंड स्ट्रक्चर, तो साम्यवादी दल ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पिक होता है। तो एक तो इसका विस्तार कब से शुरू हुआ, यानी उदय। तो देखिए इसकी स्थापना जो है शुरुआत में मार्क्सवादियों ने 1921 में की थी। स्टालिन की जो क्रांति हुई थी 1917 की, उसके बाद थोड़ा सा मार्क्सवाद का प्रादुर्भाव बढ़ा पूरे विश्व में, और उसी से प्रेरित होकर के यहाँ पर ये 1921 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। चैन नू से और ली सी सोन ने जो है स्थापना की थी, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं थी। लेकिन 1949 में जो है इसके हाथ में सत्ता आई माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, और उसके बाद आप सबको पता ही है कि किस प्रकार से जो है साम्यवादी दल जो है एक शक्तिशाली दल के रूप में स्थापित हो गया। अब यदि हम लोग इसके संगठन की बात करें, क्योंकि जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब इसका संगठन क्या है, तो देखिए संगठन के इसके 5 भाग हैं, और इनको आप ऐसे कैसे ही बता देना है, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण इसमें माना जाता है साम्यवादी दल में। और इसके जो 3 अंग हैं ना, वो कौन कौन से हैं। देखिए इसके 3 अंग हैं। एक तो प्रारंभिक संगठन सेल, इसको आप लोग ध्यान रखना, प्रारंभिक संगठन सेल। और एक जो है केंद्रीय समिति, सेंट्रल कमेटी होती है एक केंद्रीय समिति। और एक जो है इसमें होती है पॉलिट ब्यूरो। और पॉलिट ब्यूरो देखो ध्यान रहे, ये एक शक्तिशाली निकाय होता है, बहुत शक्तिशाली निकाय होता है। और हमेशा से जो है शीर्ष पर जितने भी मार्क्सवादी पार्टियां होती है उसमें पॉलिट ब्यूरो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिट ब्यूरो, इंग्लिश में भी इसको पॉलिट ब्यूरो ही कहते हैं। ये शीर्ष संस्था होती है एक्चुअली। और सचिवालय होता है, एक सेक्रेटरीट होता है, और ये इनके प्रशासनिक कार्यों को देखता है। और एक जो है दल नियंत्रण आयोग होता है, दल नियंत्रण आयोग। तो ये जो है इसके एक प्रकार से संगठन होते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ चाइना यानी जो होता है ये डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप, ये चीज़ों के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चीन की सरकार होती है वो कैसी होती है, मतलब डेमोक्रेटिक होती है या डिक्टेटरशिप वाली होती है। तो उसके लक्षणों के आधार पर आप सबको पता है कि चीन का जो था ना, न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट के नाम से उन्होंने ये शुरू किया था 1940 में, और 1949 में उनको ये सत्ता मिल गई थी। और उसके बाद जो स्थितियाँ पैदा हुई, बेसिकली देखो चुनाव होते हैं, लेकिन
वहाँ अधिनायकवाद की क्या विशेषता है, यानी डिक्टेटरशिप की सिंबल्स कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, एक तो एक दल है, तो डिक्टेटरशिप है क्योंकि एक ही दल है। अपने यहाँ तो जैसे किसी सरकार से अपने को गुस्सा होते हैं तो बदल देते हैं, तो एक दलीय सरकार है। साम्यवादी दल ही शीर्ष पर है, तो साम्यवादी दल है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर मतलब एक ये पॉइंट बन जाएगा। नागरिक का अधिकार जो है उतने नहीं है, मतलब दे रखे हैं लेकिन उतने हैं नहीं, व्यवहार में नहीं है। न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है वहाँ पे। और बहुत एग्रेसिव पॉलिसी है, मतलब एग्रेसिव पॉलिसी जब होती है ना तो वो वहाँ डेमोक्रेटिक चीज़ें कम आती हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे हिसाब में आपको पढ़नी चाहिए। और फ्रांस के सॉरी चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन से दो चीज़ें तो मेरे हिसाब में आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगले वीडियो में मैं स्विस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगा। और ध्यान रहे, मेरा उद्देश्य है कि मैं पांचों संविधान की जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँ, और जिससे कि कल के पेपर में आपको कुछ सहायता मिल पाए। थैंक यू सो मच।